नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ इस यूट्यूब चैनल पे। मैं निरंजन अवसरे। दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह पहले भारत का इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हमने पिछले 2 सप्ताह पहले ही सेलिब्रेट किया था। भारत जब आज़ाद हुआ यानी इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया ने मतलब भारत सरकार ने जो भी कुछ प्राइमरी इनिशिएटिव्स रखे थे, उसमें एक अहम इनिशिएटिव रखा था और वो था इंश्योरेंस फॉर ऑल। यानी उस टाइम के सरकार ने काफ़ी सारे नए नए स्कीम्स लाकर, काफ़ी सारे नए नए तौर तरीक़ों से इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइमरीली पेनिट्रेट करने की बहुत कोशिश की। काफ़ी सारे स्कीम्स लाए। उस समय जो भी इंश्योरेंस का रेगुलेटर होता था, चाहे कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस हो या फिर आज का अभी का IRDAI हो, उन्होंने भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस के माध्यम से इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने की बहुत सारी कोशिश की। इसके लिए LIC की स्थापना भी हुई, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ऐसे कई सारे तौर तरीकों से, कई सारे स्कीम के माध्यम से उस समय के गवर्नमेंट ने अभी तक, मतलब उस समय से जो भी गवर्नमेंट चली आ रही थी, उस समय से अब तक जो भी गवर्नमेंट रूलिंग कर रही है इंडिया पे, तब तक हर एक किस माध्यम से उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की। अब इसमें और एक अहम बात आती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। जो भी इंश्योरेंस फॉर ऑल यानी भारत के हर एक नागरिक तक, चाहे भारत का बहुत कोसों से कोसों दूर रहने वाले आदमी तक इंश्योरेंस पहुंचाया जाए, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब ये आप सोच लो कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इतना अहमियत है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली फोकस करता है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मेडिकल चेकअप्स का जो भी खर्चा आता है उसके लिए। यानी हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली ये देखती है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, उसका जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट रहता है, किसी कारणवश वो अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, और उसका जो भी मेडिकल का खर्चा आता है, उसके पहले का भी, जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, या फिर पोस्ट मेडिकल मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, वो खर्चे होते हैं। ये सारा का सारा खर्चा कुछ हद तक या फिर सारा, अगेन इट इज़ डिपेंड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी टू पॉलिसी, ये खर्चा रीइंबर्स करने का काम हेल्थ इंश्योरेंस करता है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को भी गवर्नमेंट ने उस समय से आज तक के सारे गवर्नमेंट ने अलग अलग माध्यम से इसे इंश्योरेंस स्कीम में इंक्लूड कर दिया। रेगुलेटर में भी काफ़ी सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने की कोशिश की। बट क्या है पता है, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर काफ़ी अच्छी तरीके से ना प्रमोट करना हो ना, तो एक इंडियंस की मेंटालिटी बन गई है, चाहे वो, और वो है हर किसी में ना किसी उन्हें छूट, डिस्काउंट्स, रिबेट्स या फिर कोई ना कोई तरीके से डिडक्शंस, ये सब चाहिए ही चाहिए, तब इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट पॉपुलराइज होता है। सेम केस हुआ हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट में। आज आपको भले हेल्थ इंश्योरेंस एक वन ऑफ द मेजर सेक्टर दिखता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को देखेंगे, दैट बोथ हैज़ अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एरा ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इसके और इसका सबसे इंक्रीज तब हुआ जब कोविड आया था, बट बिफोर कोविड हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट वॉज लिटिल बिट इन अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज इन इंडिया। और उसका कारण ही वही है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस को किसी न किसी कारण से प्रमोट करना हो ना, तो इंडिया में उसमें कोई छूट डिडक्शन वगैरह देना चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस को ये दिया नहीं होता छूट रियायतें, तो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट आज जितना दिख रहा है ना, उतना शायद कभी दिखता भी नहीं। तो ऐसा क्या क्या गवर्नमेंट ने कि जिसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में काफ़ी तौर तरीके से इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। तो इसका एक कारण लिया गवर्नमेंट ने, तो वो है स्कीम के माध्यम से। मतलब गवर्नमेंट ने खुद के हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम चलाई थ्रू देयर PSUs। रेगुलेटर ने भी दूसरा बात कि रेगुलेटर ने भी
अपने तौर तरीकों से, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को बढ़ावा दे दिया। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हो, उनको कुछ ना कुछ हद तक डिस्काउंट्स हो, अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स हो जो गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटर के माध्यम से आए, या फिर कोई किसी रूल्स रेगुलेशन को भी रिलैक्स करके इस तरह से हेल्प किया। और थर्ड थिंग जो कि बहुत सारे लोगों को भाया, और वो था कि जो भी इंडिया में टैक्स भरता है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ना, बेसिकली वो लोगों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन में मान्यता दे दी। हाँ, यही। अब ये सेक्शन 80D क्या है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत सारे लोगों में, आपके फ्रेंड्स में भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाइए ताकि समय समय पे आपको मेरे वीडियोस आते जाएंगे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका अपडेट मिलते जाएगा। तो क्या है सेक्शन 80D? लेट्स लुक एट द सेम। दोस्तों, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट अभी 36% पेनिट्रेशन के साथ बढ़ रहा है, यानी लगभग 36% यानी 40% तक इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट है। जैसे मैंने कहा कि जनरल इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में जो टॉप 2 इंश्योरेंस कैटेगरीज आती है वो है फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस और एक दूसरा मोटर इंश्योरेंस। जो अर्लियर फायर और मराइन होता था वो जगह आज मोटर और हेल्थ, ये दोनों इंश्योरेंस कैटेगरीज ने ले ली है। तो इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को सेक्शन 80D के तहत मिली हुई छूट। अब ये क्या छूट मिली है ये हम देखते हैं। सेक्शन 80D जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बता दिया गया है, वो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो रीइंबर्स करता है आपके ट्रीटमेंट की कॉस्ट, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो, पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, एंड अगर कोई प्री ट्रीटमेंट एक्सपेंस कवर किया गया हो तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्री ट्रीटमेंट एक्सपेंस को कवर किया जाए, बट कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये प्रोविजंस रहती है कि वो प्री ट्रीटमेंट या फिर डिसीज डिटेक्ट होने के बाद जो भी तुरंत खर्चे आते हैं प्रीफर हॉस्पिटलाइजेशन, वो खर्चे भी कवर किए जाते हैं। तो इसमें और क्या क्या फीचर्स है वो हम ज़रा देख लेते हैं, जो कि सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर किए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रोविजन है तो वो है कि इसको एलिजिबल कौन है, विच टैक्स पेयर्स आर बेसिकली एलिजिबल फॉर सेक्शन 80D। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति ही इसके लिए एलिजिबल है। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि इंडिविजुअल पर्सन जो कि सैलरीड पर्सन है, जो कि रोज़ अपने जॉब पे जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ महीने की सैलरी अर्न करता है, क्या वही इंसान उसके लिए एलिजिबल है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली वही इंसान एलिजिबल है। उसके साथ साथ जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा या फिर जो भी छोटा बिजनेसमैन रहेगा, जो बेसिकली एक दुकान चलाता है, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक शॉप चलाता है, ऐसा भी पर्सन रहेगा, ऐसा भी बिजनेस पर्सन रहेगा, तो ये सारे लोग एलिजिबल टैक्स पेयर के अंडर आ जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 80D। मतलब सेक्शन 80D के अंतर्गत अगर इन लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हो तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन उन्हें आसानी से, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है। ये सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा, अब इसके लिए पॉलिसीज कौन कौन से टाइप की मतलब एलिजिबल रहती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ पॉलिसी होल्डर है, अगर उसके नाम पे ही पॉलिसी हो तो उसका डिडक्शन सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कवर किया गया है, या फिर उसका ही डिडक्शन उस पॉलिसी होल्डर कम टैक्स पेयर को मिलता है। बात सही है कि जिसके नाम पे पॉलिसी है उसके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का बेनिफिट डेफिनेटली उसे मिलेगा। पर साथ ही साथ अगर उसी पर्सन ने अपने फैमिली मेम्बर पे, तो खास करके डिपेंडेंट पेरेंट्स जो होंगे, उनके माता रहेंगे, पिता रहेंगे, या फिर दोनों अगर हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंडर कवर होते तो उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहेंगे, जो भी टैक्स पेयर है उसके डिपेंडेंट के कोई भी चिल्ड्रन रहेंगे, तो उनका या फिर उसके वाइफ का या फिर स्पाउस, अब मैं जब स्पाउस कह रहा हूँ तो ये टैक्स पेयर शायद अगर किसी महिला है तो उसका पति,
या फिर अगर कोई पति है मतलब कोई इंसान है तो उसकी पत्नी। सो इनमें से किसी का भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा गया हो तो उसका डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D में आपको ज़रूर मिलता है। हालांकि अभी ये डिडक्शन के बारे में एक और अगर प्रकाश डालूँ तो जो बजट आपके पिछले साल प्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, उस टाइम पे जो दो बेसिकली इनकम टैक्स में जो दो नए प्रोविजंस किए गए थे, ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम एंड न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में, उनमें अगर कोई न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में हो तो उन्हें ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। उनको बाकी डिडक्शन के तरह ये डिडक्शन को, ये प्रोविजन को छोड़ना पड़ता है जो एनुअल पे 6 लाख या फिर 6 लाख के ऊपर चला जाता है उनके लिए। बट अगर कोई ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम में हो तो वो ये डिडक्शन ले सकते हैं अभी भी। तो ये डिडक्शन या फिर ये प्रोविजन जो सेक्शन है 80D, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है जो लोग ओल्ड रिजाइम में अभी भी है। जो लोग न्यू रिजाइम में अभी भी है उनके लिए ये भले ही प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहती है। फिर भी काफ़ी सारे लोग सेक्शन 80D के अंतर्गत इनका डिडक्शन लेते ज़रूर है। तो इसके साथ साथ अभी और क्या प्रोविजन है वो बात हम देख लेते हैं। थर्ड है इसका पार्ट, वो है मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट। अब ये मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट है क्या? सो बेसिकली इन केस ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट, वैसे तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी एंड कवर टू कवर। ऑल्सो जो भी फैमिली मेम्बर उनके अंदर कवर है उनके अलावा, मतलब उनका जितनी संख्या रहेगी उसके हिसाब से। बट अगर थोड़ा सा अगर इसमें लाइट थ्रो करूँ ना, तो इसका मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट दिया गया है अगर टैक्स पेयर का जो एज है, टैक्स पेयर की जो उम्र है वो 60 ईयर्स 60 साल के नीचे है तो 25,000 तक प्रीमियम का डिडक्शन, और अगर वो 60 साल से ऊपर है यानी सीनियर सिटीजन है तो उन्हें 50,000 तक प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है। ये स्पेशली एडिशनल डिडक्शन है फॉर सीनियर सिटीजन्स। बट वही अगर वो 60 साल के नीचे का उम्र का टैक्स पेयर है देन 25,000 तक का डिडक्शन उन्हें मिल जाता है प्रीमियम का। अब इसी प्रीमियम के सिलसिले में मैं और एक बात यहाँ पे रखता हूँ कि मान लो कि इस केस में किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे ली हो जो कि एक सिंगल प्रीमियम हो, मतलब प्रीमियम तो उन्होंने जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसी समय पे भर दिया एंड उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसका वो बेनिफिट उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। देन ऐसे केसेस में उस सिंगल प्रीमियम को जितने भी साल की पॉलिसी है उससे डिवाइड किया जाएगा और उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। यानी मान लो कि किसी ने अगर 2 साल की या फिर 3 साल की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जिसके लिए उन्होंने 30,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया। वो पॉलिसी भले एनुअल रिन्यूअल हो रही हो, सालाना उसका रिन्यूअल करना पड़ रहा है, लेकिन लमसम में 3 साल के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 30,000 के सिंगल प्रीमियम के भरने के बाद किसी एक पॉलिसी होल्डर ने उसे बाय कर लिया, उसे खरीद लिया, और अगर वो पॉलिसी होल्डर टैक्स इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है यानी उसे अगर इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है देन उसको सालाना 10,000 रुपये का डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलते जाएगा। यानी जितने साल की वो पॉलिसी हो उतने साल से जो सिंगल प्रीमियम की अमाउंट है अगर उसे डिवाइड किया जाए तो जो भी अमाउंट आती है, जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आती है, उस प्रोपोर्शनेट अमाउंट का डिडक्शन हर साल वो पॉलिसी होल्डर अपने इनकम टैक्स में रिटर्न में दिखा के डिडक्शन ले सकते हैं। अगेन अगर वो इनकम टैक्स पेयर ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम में आता हो तो ही। अगर वो न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में चला जाता है तो ये डिडक्शन बाकी डिडक्शन की तरह उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। तो ये था बहुत ही अहम बात विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 के फाइनेंशियल ईयर जो कि एंड होगा आपका 31 मार्च 2024 को। ये था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का सेक्शन 80D का पार्ट। अलॉन्ग विद दैट अगर 80D के बारे में बात करें ना तो इसमें और एक प्रोविजन आता है, ये प्रीमियम के रिलेटेड भी आता है, और वो है इसका पेमेंट। अब पेमेंट का क्या इशू है?
तो वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पे किसी भी वे से हो, चाहे आप वो कैश से भरें, चेक से भरें, अगर आजकल जो भी ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी पार्ट चल रहा है जैसे कि यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, अगर सीबीडीसी जैसे कि ई रूपी के केसेस में ट्रांजैक्शंस के ये प्रीमियम भरते हो, हालांकि ये सुविधा अभी शुरू होनी उतनी देर से बाकी है, खास करके काफ़ी सारे आम लोगों के लिए, बट अगर ई रूपी के माध्यम से भी आप भरते हो कहीं आगे जाके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भरते हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भरते हो, चलेगा। देयर इज़ नो सच लिमिट ऑन हाउ टू पे द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। पर एक एक्सेप्शन है इसमें और वो है कैश को। अब आप बोले कि कैश को क्या ऐसा एक्सेप्शन है, तो कैश को यही एक्सेप्शन है कि कैश से अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है और अगर वही प्रीमियम कैश में भरते समय उसका अमाउंट होगा 10,000 से ऊपर, से 11,000 हो, 12,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, देन उस केस में उसका डिडक्शन वो इनकम टैक्स पेयर कम पॉलिसी होल्डर अपने टैक्स रिटर्न में नहीं ले सकता। यानी कैश ट्रांजैक्शन बियॉन्ड ₹10,000 आर डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, पर वही कैश ट्रांजैक्शन अगर आपका 5,000, 6,000, 7,000 हो ना, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउड करती है कि वही कैश से भरा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से वो डिडक्शन ले लो, अगर वो टैक्स पेयर कम पॉलिसी होल्डर, मतलब टैक्स ब्रैकेट में आने वाला पॉलिसी होल्डर है तो, अदरवाइज नहीं। बट ये एक्सेप्शन सिर्फ कैश के लिए लागू होता है, बाकी जो भी वे हो, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चेक भी हो, चलेगा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधा हो, यूपीआई हो, देन ये सारे कहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, और इसका फुटप्रिंट आसानी से मिलता है कैश के अलावा। इसीलिए इनका प्रीमियम आप 10,000 के ऊपर भी जा रहा हो ना, और अगर आपने इन माध्यम से प्रीमियम को पे किया है आपके हेल्थ इंश्योरेंस को, देन वो प्रीमियम को आपको डिडक्शन में दिखाना बहुत ही आसानी से हो जाता है और इनकम टैक्स अथॉरिटी वो डिडक्शन को कंसीडर कर लेती है एज अ पार्ट ऑफ डिडक्शन। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो बेसिकली सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एज अमेंडेड फर्दर, सेक्शन ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने हेल्थ चेकअप के लिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए 5,000 के आसपास के रकम भरता है या फिर उससे ज़्यादा की रकम भरता है, तो उसका डिडक्शन लेने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्सन उसका डिडक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आराम से ले सकता है, और अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है तो डेफिनेटली उन्हें उसका लाभ मिलेगा, डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इसी के वजह से इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्चुअली ताकत मिली। अदरवाइज कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि कोई ये पर्सन सोचता ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कोई पर्सन बीमार पड़ेगा। वो तो यही बात थी कि इनकम टैक्स एक्ट में जैसे ही ये बेनिफिट डाला गया, जैसे ही डिडक्शन के रूप में आ गया सेक्शन 80D, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली भारत में। तो ये सेक्शन 80D एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को है ना बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ, एक बूंद साबित हुआ। और इसी के साथ यहाँ पे सेक्शन 80D के अहम अपडेट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। आप प्लीज़ अपने राय बताएं सेक्शन 80D के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में। अगेन मैं बात करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू पे बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि आपको जब मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।